यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस कंप्यूटर के महामैराथन में आपका स्वागत है। इस महामैराथन में हम सभी चैप्टरों का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। बिना कुछ देरी किए हुए हम इसके पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। महामैराथन के पाठ्यक्रम की बात करें तो हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड फंडामेंटल से, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेटवर्किंग, फिर उसके बाद हम इंटरनेट, वेब एंड ईमेल को पढ़ेंगे, फिर साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड आईटी एक्ट, फिर ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड फंडामेंटल, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री, इसके जनरेशन, आर्किटेक्चर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी हायरार्की को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में किसका उपयोग किया गया था? विच कोर कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लाइक ENIAC एंड UNIVAC। ठीक है, तो देखो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, आईसी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के टाइम पीरियड की बात करें तो यह 1956 से लेकर 1940 से लेकर 1956 तक था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो यह 1956 से लेकर 1963 तक था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो यह 1964 से लेकर 1971 तक था। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो यह 1971 से लेकर प्रेजेंट तक, अभी तक जो भी समय काल है यह फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी एंड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या? माइक्रो प्रोसेसर। जो यह आईसी थे यह थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में एसएसआई या एमएसआई टेक्निक पर बेस्ड थे। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के टेक्निक पर बेस्ड थे। ठीक है, और जो माइक्रो प्रोसेसर था वह लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के टेक्निक पर बेस्ड था। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो किसने बनाया था? इंटेल ने बनाया था। और उस माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था? इंटेल 4004, इंटेल 4004। ओके, इसके साथ साथ इसके आविष्कारक की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस ने किया था। किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस ने। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने। आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। और माइक्रोप्रोसेसर का इंटेल ने। ठीक है, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अच्छा, पहले इसका हम वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था। तो वो था वैक्यूम ट्यूब। ओके, तो प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956 के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ये बहुत बड़े और अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करने वाले मशीन थे और यह मशीन लैंग्वेज पर आधारित थे, जैसे एग्जाम्पल इनियाक, एडवैक, यूनिवैक फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सीपीयू का कौन सा आंतरिक रजिस्टर निष्पादित होने वाले एग्जीक्यूट होने वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगले निर्देश के मेमोरी एड्रेस को ट्रैक करता है। विच सीपीयू इंटरनल रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड। इसके ऑप्शंस है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर। तो देखो, जो प्रोग्राम काउंटर होता है ये क्या करता है? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है? एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके मेमोरी के एड्रेस को क्या स्टोर करता है? क्या करता है ये? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है? एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके मेमोरी के एड्रेस को यह स्टोर करता है। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ये क्या करता है? ये जो मेमोरी से फेच किए गए करेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको होल्ड करता है। क्या करता है? ये करेंट
इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, जो कि मेमोरी से फेच किए गए होते हैं। और सी, मेमोरी डेटा रजिस्टर की बात करें, एमडीआर की, ये क्या करता है कि यह जो रैम से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए जो रियल डेटा है उसको अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक बार फिर से सुन लो कि यह मेमोरी में पढ़े गए या मेमोरी में लिखे जाने वाले जो रियल डेटा होते हैं या वास्तविक डेटा होते हैं उनको टेम्पररी रूप से स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर दी रियल डेटा कहाँ से, जो रीड या राइट किए गए हैं रोम से या मेमोरी से। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो एएलयू के द्वारा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन की जाती हैं, मतलब जो एएलयू के द्वारा गणितीय और तार्किक गणनाएं की जाती हैं उसके मध्य इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। स्टोर्स दी इंटरमीडिएट रिजल्ट। ओके, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके मेमोरी उसके एड्रेस को स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, जो करेंट इंस्ट्रक्शन मेमोरी के द्वारा फेच किए गए हैं उसको होल्ड करता है ताकि जो कंट्रोल यूनिट है उसको डिकोड कर सके। मेमोरी डेटा रजिस्टर की बात करें तो यह क्या करता है कि जो भी रैम से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए रियल डेटा होते हैं उसको टेम्पररी रूप से स्टोर करता है। जबकि एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो एएलयू के द्वारा जो भी मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन की गई होती हैं उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ कि क्या क्वेश्चन था कि वह कौन सा आंतरिक रजिस्टर वह कौन सा आंतरिक रजिस्टर है जो निष्पादित होने वाले अगले निर्देश के मेमोरी के एड्रेस को ट्रैक करता है। तो क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये एक विशेष रजिस्टर होता है जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले निर्देश को इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में स्टोर करता है, मतलब उसके एड्रेस को मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि बैंकिंग क्षेत्र में चेक को तीव्रता से प्रोसेस करने तथा जालसाजी रोकने हेतु किस इनपुट तकनीक का प्रयोग होता है। विच इनपुट डिवाइस टेक्नोलॉजी इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर फॉर हाई स्पीड ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग फॉर बैंक चेक। इसके ऑप्शन है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, BCR, बारकोड रीडर। ठीक है, तो बताओ, सोचो सोचो, सोच लिए, अब मैं बताता हूँ। तो देखो, जो MICR होता है ये क्या करता है, बैंक चेक जो होता है ना, बैंक चेक जो होता है उसके निचले हिस्से पर बॉटम पार्ट पे क्या करता है, आयरन ऑक्साइड, जो कि आयरन ऑक्साइड क्या होता है, एक क्या होता है, एक चुंबकीय स्याही होता है, मैग्नेटिक इंक होता है। ठीक है, तो उसी मैग्नेटिक इंक से ये जो बैंक चेक होता है उसके निचले हिस्से पर कुछ कोड, 9 अंक के कुछ कोड इसके ऊपर छपे होते हैं और इसको कौन रीड करता है, MICR करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा MICR, करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये क्या करता है MICR कि जो भी चेक होता है उसके बॉटम पार्ट पे मैग्नेटिक इंक, कौन सा, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड मैग्नेटिक इंक विशेष प्रकार का इंक होता है, उसी से बैंक के नीचे जो चेक होता है चेक के निचले हिस्से पर 9 अंक का कोड छपा होता है। ठीक है, 9 डिजिट कोड। ठीक, OCR क्या करता है, OCR देखो क्या करता है, जो कागज दस्तावेज होते हैं उस पर लिखे गए या टाइप किए गए अक्षरों को संपादन योग्य मतलब एडिटेबल टेक्स्ट के रूप में बदलता है। तो अगर कोई ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मतलब ये होता है कि आप कोई कागज पे कुछ भी लिखे हुए हैं अपने हैंड राइटिंग में, तो वो उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। क्या बोल सकते हैं, इसको डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है, इसमें डिजिटल टेक्स्ट में। ठीक, OMR क्या करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये जो भी प्रतियोगी, आपने OMR को OMR शीट देखा ही होगा, आप गोला भरते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्न MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उस पे पेंसिल या पेन से
क्या कर जाता है, गोला भरा जाता है। तो यह ऑप्टिकल मार्क रीडर उसको स्कैन करते हैं। स्कैन कैसे करते हैं, उसके ऊपर लाइट, अगर आपने देखा होगा ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज किया जाता है, या ब्लैक इंक का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऊपर ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है, लाइट फेंकता है, और लाइट फेंकने के बाद अब ब्लैक कलर की क्या प्रॉपर्टी है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जहाँ से लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, सॉरी, वो लाइट ऑब्जर्व कर लेगा, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है वो उसको समझ जाता है कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया है। अब बीसीआर की बात करें, बारकोड रीडर की, तो आप कभी मॉल गए होंगे, आपने कोई प्रोडक्ट को बाई किया होगा, और आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट जो बाई किया होगा उसके ऊपर ऐसे लाइन वाइज कुछ क्या रहता है, एक बारकोड होता है, और उसके नीचे नंबर्स लिखे होते हैं। तो यही जो बारकोड रीडर होता है, इस बारकोड को स्कैन करता है, और जिस स्कैन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट का डिटेल्स है, प्राइस है, वो उसके ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या होता है कि जो बैंक के चेक होते हैं उसके बॉटम पार्ट पे आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटिक इंक का, मतलब एक विशेष प्रकार की इंक होती है, उससे प्रिंट किया जाता है, और MICR उसको रीड करता है। ठीक, अगर वो जो चेक है वो मुड़ जाए या कुछ मुड़ भी जाता है ना, तो यह उसको आसानी से जो MICR होता है वो आसानी से उसको रीड कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक इंक लगा होता है। ठीक। अच्छा, ये जो MICR होता है, इसके बारे में एक विशेष चीज़ होता है कि एक बार ये भी जान लो। ये 9 अंकों का होता है, मैं बताया कि 9 डिजिट का होता है। तो 9 डिजिट में जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं, ठीक, ये क्या सिटी कोड बताते हैं, क्या बताते हैं, सिटी कोड। फिर उसके बाद जो सेकेंड 3 डिजिट होता है, वो क्या बताते हैं, बैंक कोड। क्या बताते हैं, बैंक कोड। फिर जो थर्ड वाला होता है, वो क्या बताता है, ब्रांच कोड। समझ में आया? तो ये 9 अंक का जो डिजिट होता है वो क्या क्या बताता है, सिटी कोड, बैंक कोड और ब्रांच कोड बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको स्क्रीन पर कर पढ़ सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि डायनामिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम का मुख्य लाभ और विशेषता क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑपरेशनल एडवांटेज ऑफ स्टैटिक रैम, एस रैम कंपेयर टू डायनामिक रैम, डी रैम। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह तेज होता है, यह अधिक सस्ती होती है, डेटा के स्थायी रूप से नॉन यह डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, मतलब नॉन वोलेटाइल रूप से स्टोर करती है, फिर इसका संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होता है। ठीक, एक बार सोच लीजिए। ठीक, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। ठीक, नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो ए ऑप्शन है, ठीक है, तो इसमें बोला कि अच्छा कि बोला क्या है, डी रैम और एस रैम। डी रैम एस रैम क्या होती है कि देखो, जो एस रैम होता है, एस रैम, ठीक, तो एस रैम में क्या लगा रहता है, फ्लिप फ्लॉप्स। आप मेरा क्लास अगर देखे होंगे इसका, तो उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया। और जो डी रैम होता है, इसमें लगा रहता है कैपेसिटर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। तो ऐसा कोई भी मेमोरी जो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, ठीक, ऐसा कोई भी मेमोरी जो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, उसको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जबकि जो ऐसा मेमोरी जो कैपेसिटर से बना होता है, कैपेसिटर क्या करता है, उस अच्छा जो ऐसा मेमोरी जो कैपेसिटर से बना होता है, उसको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है कि वो बहुत तेज़ी से जो बिजली को स्टोर किया हुआ है, ठीक, यह क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, और फिर वो बहुत तेज़ी से उसको डिस्चार्ज भी करता है। तो जब डिस्चार्ज करेगा तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत भी पड़ती है, और फ्लिप फ्लॉप एक बार क्या करता है, बस स्टोर किया रहता है। तो एस रैम में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डी रैम में स्टोर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें जो मेमोरी होता है वह कैपेसिटर से बना होता है। नेक्स्ट है, यह डेटा को स्थायी रूप से नॉन वोलेटाइल स्टोर करती है। तो देखो, जो एस रैम होता है और डी रैम होता है, ये दोनों क्या है, वोलेटाइल मेमोरी, मतलब बिजली जाने के बाद इसमें जो डेटा स्टोर है वो डिलीट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, लॉस हो जाएगा डेटा का। तो ये दोनों एस रैम हो चाहे डी रैम हो, ये दोनों क्या है, दोनों क्या है,
वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और इसकी संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है, तो ये कह रहा है कि यस रैम की संग्रहण क्षमता डी रैम से अधिक होती है। ये तो बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि जो यस रैम होता है उसमें फ्लिप फ्लॉप से एक फ्लिप फ्लॉप एक फ्लिप फ्लॉप एक बीट के लिए होता है। तो अगर हमको एक बाइट डेटा स्टोर करना है तो 8 फ्लिप फ्लॉप यूज करना पड़ेगा। जबकि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, एक कैपेसिटर एक ट्रांजिस्टर मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। तो इसमें कम कंपोनेंट लगेंगे अधिक डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसमें बहुत अधिक कंपोनेंट लगेंगे। तो बहुत अधिक कंपोनेंट यूज करेंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो एस रैम का डी रैम और एस रैम के मुकाबले में डी रैम का जो संग्रहण क्षमता होती है वह एस रैम के मुकाबले बड़ी होती है, अधिक होती है। तो यह डी रैम की विशेषता है, यह किसी की विशेषता नहीं है। मतलब एस रैम और डी रैम दोनों की विशेषता नहीं है। यह अधिक सस्ती होती है, तो ये सस्ती नहीं होती है। ठीक है, और इससे बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो एस रैम होता है उस वो किससे बना होता था? फ्लिप फ्लॉप से, फ्लिप या ट्रांजिस्टर से। ठीक, इसमें ट्रांजिस्टर के रूप में फ्लिप फ्लॉप यूज। तो इस जो मेमोरी फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं उनको बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो मेमोरी डी रैम से बने होते हैं उसमें कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर लगे होने के कारण उस मेमोरी को बार बार रिप्लेस करने की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट जान लेते हैं कि जो एस रैम का उपयोग होता है। हाँ, एस रैम हमेशा मेन मेमोरी में यूज किया जाता है। किसमें? मेन मेमोरी या कैश मेमोरी में। तो एस रैम हमेशा सीपीयू के कैश मेमोरी में यूज किया जाता है। अब कैश मेमोरी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, L1, L2 और L3। तो इसमें सबसे फास्टेस्ट क्या होता है? L1 होता है सबसे फास्टेस्ट। फिर उससे मतलब L3 से फास्टेस्ट L2 होता है, L2 से फास्टेस्ट L1 होता है। ठीक है, और जो डी रैम होता है, डी रैम को किस में यूज किया जाता है? डी रैम इज यूज इन, बताओ बताओ, पढ़े हो थोड़ा बहुत? तो यह मेन मेमोरी में यूज किया जाता है। किसमें? मेन मेमोरी में। जबकि एस रैम सीपीयू के कैश मेमोरी में यूज किया जाएगा और डी रैम मेन मेमोरी में यूज किया जाएगा। इसमें क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर मिलकर एक बीट का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डी रैम की तुलना में एस रैम की मुख्य विशेषता क्या है? इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंप्यूटर बस संरचना में कौन सी सिस्टम बस एक दिशात्मक यूनिडायरेक्शनल होती है? इसके ऑप्शंस हैं एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, सिस्टम बस। चलिए, आप 3 सेकंड का समय आपके पास, सोचकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, आपका समय खत्म होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो देखो, जो एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन होता है सीपीयू के द्वारा या तो मेमोरी में भेजा जाता है या इनपुट डिवाइस की तरफ भेजा जाता है। तो सीपीयू से एड्रेस बस के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा, सिग्नल रहेगा, उसको किसमें भेजा जाएगा? मेमोरी में या इनपुट डिवाइस में। तो यह हमेशा क्या करता है? यह हमेशा सीपीयू से मेमोरी और या सीपीयू से इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं उन सिर्फ उन्हीं में एक दिशा में ही एड्रेस सिग्नल को भेजता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। एक एक दिशात्मक। क्या करता है? सीपीयू टू मेमोरी या सीपीयू टू कहाँ पे? इनपुट आउटपुट डिवाइस में ही सिग्नल को भेजता है। अच्छा, जो डेटाबेस होता है वो क्या करता है? यह बाई डायरेक्शनल होता है। जो डेटाबेस होता है वह बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशात्मक होता है। ये क्या करता है कि सीपीयू से मेमोरी में डेटा रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। तो जो भी मेमोरी में डेटा है उसको रीड भी कर सकता है, मतलब वो डेटा को फेच भी कर सकता है, और मतलब डेटा को ले भी सकता है मेमोरी से, मतलब ले भी रहा है, और राइट भी कर सकता है, मतलब मेमोरी को डेटा को लिख सकता है, मतलब उसको दे भी रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये बाई डायरेक्शनल होता है। कंट्रोल बस देखो क्या होता है कि यह जो विभिन्न कंट्रोल या टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं ना, रीड राइट इंटरप्ट, हाँ, इसको ले जाता है, और यह भी बाई डायरेक्शनल होता है। तो यह भी क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। तो कंट्रोल बस का मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रोल या टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं उसको रीड राइट या इंटरप्ट जो होता है उसको क्या करता है? ले जाता है। और जो सिस्टम बस होता है, यह सिस्टम बस क्या होता है कि यह एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस का संयुक्त समूह है। ठीक,
तो अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे, सिस्टम बस बोला जाएगा। तो यह कोई मतलब अब ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया या बाई डायरेक्शनल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका भी कोई डायरेक्शन, ये क्या करेगा, ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। ओके, समझ में आया। जो एड्रेस बस होता है वो क्या करता है, यह सीपीयू से जो भी इंस्ट्रक्शन है या सिग्नल है वो मेमोरी में भेजता है या सीपीयू या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भेजता है। इसलिए यह सिर्फ एक दिशात्मक या यूनिडायरेक्शनल होता है। और डेटा बस की बात करें तो यह बाई डायरेक्शनल होता है। क्या करता है, जो भी सीपीयू से सिग्नल्स है या डेटा है उसको मेमोरी में रीड भी कर सकता है और मेमोरी से राइट भी कर सकता है, मेमोरी से रीड करेगा या मेमोरी में राइट भी कर सकता है। और जो कंट्रोल बस होता है, ये कंट्रोल बस क्या करता है, जो भी डिफरेंट कंट्रोल्स हैं टाइमिंग्स है, लाइक एज रीड राइट हुआ, इंटरप्ट हुआ, तो एक्नॉलेजमेंट हुआ। हाँ, तो एक्नॉलेजमेंट, रीड राइट और इंटरप्ट इसके अंतर्गत आते हैं कंट्रोल बस के अंदर। इसको लिख लीजिए, रीड राइट, ठीक। और क्या बोला मैंने, कंट्रोल, सॉरी इंटरप्ट, और इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट, ए सी के, ये किसके अंतर्गत आते हैं, कंट्रोल बस के अंदर आते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत आते हैं, कंट्रोल बस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे होता है कि अगर एड्रेस बस की लाइंस की संख्या दे दी गई है तो वो क्या क्या डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है रैम कितनी अधिक मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो अगर मान लेते हैं एड्रेस बस में नंबर्स ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ बसेस कितने हैं, 9, कितने हैं, n है। ठीक है, तो एड्रेस स्पेस की बात करें तो कितने एड्रेस स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, तो ये होगा 2 to the power n। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल बताना कि अगर 32 बस लाइन्स हैं तो वो कितना स्पेस लेगा, आप कमेंट में बताना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कौन सी बस केवल एक दिशा में सिग्नल ले जाती है, तो हो गया एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है, एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि मेमोरी एड्रेस में हमेशा सीपीयू द्वारा मेमोरी या इनपुट डिवाइसेस की तरफ भेजा जाता है। जो भी डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, सिग्नल होता है, सिर्फ सीपीयू से मेमोरी या इनपुट डिवाइस में ही भेजा जाता है, जबकि डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है। फिर आते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किस ऑप्टिकल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। के ऑप्शंस है, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, फ्लैट बेड स्कैनर, बारकोड रीडर। जैसा कि मैंने बता दिया है ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पर मतलब एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ओएमआर में गोला भरा जाता है और गोले को स्कैन करने के लिए हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये होगा इसका राइट आंसर। बाकी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मैंने बोला कि अगर कोई भी कागज़ पे लिखा हुआ टेस्ट है तो उसको स्कैन करके वो एडिटेबल टेस्ट में कन्वर्ट करता है, जबकि फ्लैटबेड स्कैनर क्या करता है, जो भी 2D डिजिटल छवि है, फोटो है, हाँ उसको ये तैयार करता है। बाकी ठीक, और ये जो बारकोड रीडर होते हैं इसको मैंने बताया कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं जिस आप बाई कर रहे होते हैं मॉल या कहीं से भी किसी दुकान से, तो उसको स्कैन करता है। उस स्कैन करने के बाद तो जिससे स्कैन करता है उसको क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर। और जो स्कैन करने के बाद क्या होता है, जो भी डिटेल्स है वो उस पर शो करने लगता है कंप्यूटर के मॉनिटर पे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे कि किस रोम की चिप सामग्री को पराबैंगनिक किरणों या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज द्वारा मिटाया या पुनः लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है तो थोड़ा मिटाने की ज़रूरत है। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा। ये पराबैंगनी किरणों को हटा देना। ठीक है, तो किस रोम चिप की सामग्री को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज द्वारा मिटाया और पुनः लिखा जा सकता है। विच रोम टाइप अलाउ इरेजिंग स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर रीराइटिंग ऑपरेशनल डेटा। इसके ऑप्शन हैं, डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। फिर है पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामर रोम जो कि यूवी रेज वाला है।
बाकी एम रोम, मास्ट रोम। देखो जो ईपी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा स्टोर्ड है रोम में, ठीक है, इसमें डबल ईपी रोम में, उसमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू डेटा को मिटाया मतलब डिलीट किया जा सकता है और उसको पुनः लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो डबल ई पी रोम होता है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, मतलब जो सर्किट होता है उससे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जो पी रोम होता है ये प्रोग्रामेबल रोम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार डेटा उसमें स्टोर कर दिया गया तो उसको दोबारा मिटाया नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये WORM प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब राइट वंस रीड मेनी। एक बार लिख दिया तो उसको अब हजारों बार आप बस सिर्फ पढ़ सकते हो, हाँ, मतलब डेटा को फेच कर सकते हो। उसके अलावा आप उस पर मिटाकर दोबारा प्रोग्राम को चेंज या रीराइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। राइट वंस ये पूछता है फुल फॉर्म, रीड मेनी, ओके। और फिर है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामर रोम। तो ये यूवी रे के द्वारा मिटाया जा सकता है, लेकिन इसको जब यूवी रे से मिटाना पड़ता है तो जो सर्किट जो भी रोम है उसको बाहर निकालना पड़ता है, उसके ऊपर यूवी रे गिराना पड़ता है ताकि वो मिट सके। और जो मास्ड रोम होता है, मास्ड रोम मतलब जब भी रोम का डिजाइन होता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, उसी समय उसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। अब उसको नहीं आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नहीं उसमें कोई भी रीराइट कर सकते हैं। तो नो रीराइट, नो चेंज। और ये कब होता है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। बाकी पीरो बता ही दिया। और ये डबल ई पीरो। अच्छा एक बार और याद रखना कि जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं, और मॉडर्न कंप्यूटर में जो बायोस या UEFI चिप्स होते हैं, ठीक है, उसमें या पेन ड्राइव की जो चिप होते हैं उसमें हमेशा डबल ई पी रोम का ही एडवांस वर्जन यूज़ किया जाता है। तो डबल ई पी रोम किस कहाँ का यूज़ किया जाता है, बायोस में, UEFI में, और फ्लैश मेमोरी में, क्योंकि फ्लैश मेमोरी में हमको बार बार डेटा को लिखना पड़ता है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि विद्युत सिग्नलों द्वारा मिटाई जा सकने वाली मेमोरी रोम होती है, कौन सा, डबल ई पी रोम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों की सबसे प्रमुख तकनीकी पहचान क्या थी? व्हाट वाज द डिफाइनिंग टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या बताया था मैंने कि कब से कब तक था, 1971 से लेकर प्रेजेंट तक है। इसमें 80 लिखा हुआ है लेकिन प्रेजेंट तक है। तो इसमें अब देखो माइक्रो प्रोसेसर और वैक्यूम ट्यूब, चुंबकीय कोर मेमोरी, मैग्नेटिक कोर्स। तो देखो जो माइक्रो प्रोसेसर थे अभी बताया था मैंने, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। और जो मैग्नेटिक कोर्स का यूज किया जाता था वो किस में किया जाता था, बताओ बताओ, मैग्नेटिक कोर्स का यूज किस में किया जाता था? दूसरी और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के रूप में यूज किया जाता था। यह क्या था मेमोरी होता था। और किस में यूज किया जाता था, सेकेंड और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में, ठीक है। और किस लिए यूज किया जाता था, एज अ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, जिसका फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में यूज किया गया। फर्स्ट कौन था, इंटेल 4004, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। में बहुत छोटा क्वेश्चन था ये। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली तकनीक कौन सी थी, तो माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी का प्रिंटर है जो लेजर बीम का उपयोग करता है, ठीक है। तो लेजर बीम का उपयोग कौन करता है, आप सभी को पता होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं पहले, तो अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर आंसर दो। उसके अलावा ऑप्शन इसके हैं, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो देखो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ये क्या होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या है ये, इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है ये, इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ साथ इसमें क्या होता है, एक रिबन होता है, उसी रिबन पर इंक
लगा होता है, और जब भी पिन, इसमें क्या होता है, पिन पे काम करता है, जब भी पिन उस रिबन पे गिरती है तो उसमें स्याही लगती है, और वो स्याही जाकर फिर कागज पर अक्षरों के रूप में प्रहार करती है या चोट करती है, तो जो अक्षर उसके ऊपर पिन के ऊपर छपा हुआ है वो उस पर प्रिंट हो जाता है। डिजिटल प्रिंटर की बात करें तो डिजिटल प्रिंटर भी क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है ये, इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके। और इसमें क्या होता है, व्हील लगा होता है। ठीक है, मतलब जो भी अक्षर होते हैं वो इस फॉर्म में रहेंगे, ऐसे। ठीक, और इन सभी पिन पे क्या लगा रहेगा, मतलब लेटर छपे होते हैं। ठीक, और लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, और इसके एग्जांपल्स है ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि यह एक इसमें क्या होता है, लेजर बीम रहता है जो कि फोटो कंडक्टिव ड्रम पे गिरता है, और इसमें क्या होता है, टोनर में ड्राई ब्लैक पाउडर होते हैं। ठीक है, प्रिंटर की क्वालिटी की बात करें तो प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मेजर की जाती है, डीपीआई में, डॉट्स पर इंच में, आपको बताया था मैंने अपने क्लासेस में। और प्रिंटर की गति किसमें मेजर की जाती है, सीपीएस में। तो क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी किसमें मेजर की जाती है, डीपीआई में, डीपीआई में, डॉट्स पर इंच में। और स्पीड की बात करें तो स्पीड किसमें मेजर की जाती है, सीपीएस में, कैरेक्टर पर सेकंड में, या एलपीएम में, लाइन पर मिनट में, या पीपीएम में, पेज पर मिनट में। कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट में स्पीड को मेजर किया जाता है, और क्वालिटी को डीपीआई में। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका राइट आंसर लेजर प्रिंटर हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेस स्पीड के आधार पर कंप्यूटर मेमोरी का सही घटता क्रम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट कौन सा है। तो कोई भी कंप्यूटर मेमोरी है उसको एक्सेस करने की स्पीड पर घटता क्रम की बात करें या बढ़ता क्रम की बात करें, फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट की, तो उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। फिर उसके बाद कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर, रैम और फिर हार्ड डिस्क, फिर रैम, कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स, फिर हार्ड डिस्क, फिर हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर। तो मैंने ऑलरेडी आपको अपने क्लासेस में बता चुका है कि जो रजिस्टर्स होते हैं सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होते हैं, उसके बाद कैश मेमोरी होता है, फिर मेन मेमोरी होता आता है, मेन मेमोरी रैम रोम, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क होता है। और अगर एसएसडी दिया रहेगा तो एसएसडी से पहले भी क्या आता है, सॉरी, इस हार्ड डिस्क से पहले भी क्या आता है, एसएसडी आता है। तो अगर मैं बात करूं फिर से, तो सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी के बाद क्या आता है, मेन मेमोरी। सबसे ये महंगे होते हैं, ये मेमोरी में डी रैम और रैम आते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी में L1, L2, L3 आता है। तो सबसे स्पीड वाला L1 रहेगा, फिर L2 रहेगा और L3 रहेगा। अच्छा, इसमें साइज ही पूछा जाता है कि साइज के अकॉर्डिंग क्या क्रम है। तो L1 सबसे छोटा साइज का होता है, L2 उससे बड़ा होता है और L3 सबसे बड़ा होता है। तो अगर सबसे बड़ा है तो इसमें भंडारण क्षमता भी अधिक होगी, जबकि L1 में भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। तो कैश मेमोरी में तीन टाइप की मेमोरी होती है, L1, L2, L3। स्पीड की बात करें तो जिसकी सबसे कम भंडारण क्षमता रहेगी उसकी उतनी स्पीड रहेगी, इसलिए L1 की सबसे कम भंडारण क्षमता होती है और इसकी स्पीड भी सबसे अधिक होती है। ठीक है, और इसका साइज भी छोटा होता है, जबकि L2 की भंडारण क्षमता L1 से अधिक होती है और इसका साइज भी L1 की अपेक्षा बड़ी होती है, जबकि स्पीड L1 की अपेक्षा कम होती है। L3 की बात करें तो L3 का साइज L2 की अपेक्षा बड़ी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी बड़ी होती है, और स्पीड की बात करें तो L2 की अपेक्षा L3 की स्पीड कम होती है। ठीक है, फिर मेन मेमोरी में क्या 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 आता है, डी रैम, रैम आता है। फिर उसके बाद आते हैं फ्लैश स्टोरेज और एसएसडी। एसएसडी लिख लेता हूँ, फ्लैश स्टोरेज। फिर इससे क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है। अच्छा, जो एसएसडी है, ये अच्छा, जो हार्ड डिस्क है वो किसके ऊपर कौन सा मेमोरी है, ऑप्टिकल या मैकेनिक या मैग्नेटिक। तो हार्ड डिस्क जो होता है वो मैग्नेटिक मेमोरी है। फिर आते हैं ऑप्टिकल, लाइक सी डी डीवीडी। फिर आते हैं मैग्नेटिक टेप। तो सबसे लोवेस्ट में अगर बात करूं
तो कौन हो गया? मैग्नेटिक टेप। ठीक है, आपको अच्छे से इसका हायरार्की समझ में आ गया होगा कि जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं सबसे अधिक क्या होते हैं? स्पीड वाले होते हैं और इनका साइज भी बहुत कम होता है। फिर उसके बाद कैश मेमोरी आता है। कैश मेमोरी में एल टू एल वन एल टू एल थ्री, फिर उसके बाद मेन मेमोरी, फिर एस एस डी, फिर हार्ड डिस्क, फिर ऑप्टिकल, फिर मैग्नेटिक टेप। मेन मेमोरी से भी अधिक स्पीड वाला एल थ्री होता है। ठीक है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखना। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉन वान न्यूमैन आर्किटेक्चर, वान न्यूमैन आर्किटेक्चर की कंप्यूटर की वास्तुकला में वान न्यूमैन बॉटम नेक का मुख्य कारण क्या था? तो जब मैं कंप्यूटर का क्लास वन लिया था तभी मैं इसके बारे में चर्चा किया था। प्रोग्राम और डेटा होते हैं, ये दोनों एक ही मेमोरी पे स्टोर होते हैं, स्टोर्ड ऑन सेम मेमोरी। ठीक है, अब जब एक ही मेमोरी पे स्टोर होंगे तो अब क्या होगा इसमें कि अगर सीपीयू को क्या लेना है, प्रोग्राम को फेच करना है या डेटा को रीड करना है, तो वह एक बार में सिर्फ या तो प्रोग्राम को फेच कर सकता था या डेटा को फेच कर सकता था, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बस होता था, सिंगल बस पे वह काम करता था। तो सिंगल बस पे, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि एक रोड है, इधर से भी लोग जा रहे हैं, इधर से भी लोग जा रहे हैं, मतलब इधर से भी लोग जा रहे हैं और इधर से भी लोग जा रहे हैं, और यहाँ सिर्फ एक लोग की जाने की कैपेसिटी है। तो इसके मतलब ये हुआ कि या तो सिर्फ एक ही पर्सन जा सकता है, ये रुका रहे, ये आ जाए, फिर ये जाए। इसका मतलब यही हुआ कि जो जॉन वान न्यूमैन आर्किटेक्चर था उसमें प्रोग्राम और डेटा एक ही मेमोरी पे स्टोर था, और एक ही मेमोरी पे स्टोर था और साथ साथ एक ही बस पे काम करता था। तो एक ही बस का मतलब ये हुआ या तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है या तो डेटा रीड कर सकता है, दोनों एक साथ काम नहीं कर सकता था, और इसी को वान न्यूमैन बॉटम नेक कहा जाता था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमित और मेमोरी बीच एक साझा बस, एक ही साझा बस था, और जिसके द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन का सीमित ट्रांसफर होता था। ठीक है, एएलयू का धीमा निष्पादन समय, रजिस्टर साइज का छोटा होना, केवल मशीन भाषा का सपोर्ट, ये सब उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और फिर इसको इम्प्रूव करने के बाद आया हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या हुआ कि प्रोग्राम और डेटा को अलग अलग मेमोरी पर स्टोर कर दिया गया, और जब अलग अलग मेमोरी पर स्टोर कर दिया गया तो उसके लिए अलग अलग डेटा बस, अलग अलग बस भी कनेक्ट किए गए। जब अलग अलग बस कनेक्ट किए गए तो एक ही समय पे प्रोग्राम भी फेच हो सकता था और डेटा भी फेच हो सकता था, मतलब हो सकता है। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो हमेशा हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? सीपीयू और मेमोरी के बीच एक ही बस में डेटा इंस्ट्रक्शन पास होना। आप इसको पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, बाकी जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ वो एनफ है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कैश मैपिंग की किस तकनीक में मुख्य मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश मेमोरी की किसी भी खाली लाइन में मैप हो सकता है? क्या है कि कैश मैपिंग की किस तकनीक में मुख्य मेमोरी का कोई भी ब्लॉक कैश मेमोरी की किसी भी लाइन में मैप हो सकता है? उसके ऑप्शंस हैं फुली एसोसिएटिव मैपिंग, दूसरा है डायरेक्ट मैपिंग, तीसरा सेट एसोसिएटिव मैपिंग, चौथा है ब्लॉक मैपिंग। देखो ऑप्शन को एक्सप्लेन करूं तो पहला क्या है? फुली एसोसिएटिव मैपिंग। तो फुली एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है कि जो रैम होता है, हम्म, तो रैम का कोई भी ब्लॉक कैश मेमोरी में डायरेक्टली जा सकता है, कैश मेमोरी में डायरेक्टली जा सकता है। ठीक है, जबकि डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि एक निश्चित जो मेमोरी ब्लॉक है वह कैश लाइन में ही जाएगा, क्या हो जाएगा? डेफिनिट ब्लॉक ही जाएगा। कहाँ जाएगा? कैश मेमोरी में। देखो सेट एसोसिएटिव मैपिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, रैम और रोम दोनों का कॉम्बिनेशन हो सॉरी रैम और कैश मेमोरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो कैश होते हैं वह सेट में डिवाइडेड होते हैं, मतलब कई सेट्स में डिवाइडेड होते हैं, और एक ब्लॉक एक निश्चित सेट में ही जाकर मतलब जाएगा, और एक लाइन में ही जाते हैं सर। और ब्लॉक मैपिंग में क्या होता है कि ये देखो ब्लॉक मैपिंग इससे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है नहीं। ठीक है, ये तो है ही नहीं इससे टर्मिनोलॉजी। तो फुल एसोसिएटिव मैपिंग में मैंने क्या बोला कि जो रैम के ब्लॉक्स हैं, हाँ, कोई भी ब्लॉक है वो कैश मेमोरी में डायरेक्ट जा सकता है। ठीक है, और डायरेक्ट मेमोरी में डेफिनिट ब्लॉक में ही जाएगा, और जबकि की सेट एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है कि जो ये कैश होते हैं डिवाइडेड होते हैं कई पार्ट में,
तो वह कई पार्ट में किसी भी लाइन में जा सकता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा फुल एसोसिएटिव मैपिंग। तो नंबर 13, हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क रैम के बीच सीपीयू को बाईपास करके सीधे डेटा ट्रांसफर करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? व्हाट मैकेनिज्म अलाउज हाई स्पीड पेरिफेरल कंट्रोलर टू ट्रांसफर डेटा ब्लॉक्स डायरेक्टली टू फ्रॉम रैम विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है डीएम में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, दूसरा है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, तीसरा है इंटरप्ट ड्रिवेन, फिर है चौथा पोलिंग। देखो डीएमए क्या करता है, डीएमए क्या करता है कि यह सीपीयू को फ्री कर देता है। सीपीयू तुम बैठो, कुछ काम मत करो, अब काम करेगा कौन? अपन। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये हाई स्पीड डिवाइसेस के बीच में और साथ में रैम के बीच में डेटा का ट्रांसफर करता है। जबकि प्रोग्राम इनपुट क्या करता है, इसमें होता है ये कि जो सीपीयू होता है वो स्वयं मतलब खुद ही पोलिंग करता रहता है। पोलिंग करके एक एक बिट डेटा ट्रांसफर जब हो जैसे जैसे होता है एक एक बिट डेटा ट्रांसफर, उसकी निगरानी भी करता है। जबकि इंटरटेनमेंट में क्या होता है कि जब तक डिवाइस तैयार नहीं होता है तब तक क्या करता है, सीपीयू के द्वारा डेटा का ट्रांसफर नहीं होता है, और जब डिवाइस तैयार हो जाता है तभी सीपीयू को इंटरप्ट भेजता है कौन? इंटरप्ट ड्रिवेन, और डेटा का ट्रांसफर होता है सीपीयू के द्वारा। जबकि पोलिंग में क्या होता है, अभी बताया मैंने कि इसमें क्या होता है कि सीपीयू बार बार डिवाइस के स्टेटस को चेक करता है कि तैयार है कि नहीं है, तभी उसके बाद डेटा को ट्रांसफर करूँ। तो आई होप कि आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ भी रहा हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? सीपीयू इंस्ट्रक्शन निष्पादन चक्र, इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरणों का सही तार्किक अनुक्रम कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन फेज ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड सीपीयू मशीन इंस्ट्रक्शन साइकिल? तो यह ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ अपने क्लासेस में, जब मैं क्लासेस ले रहा था कंप्यूटर फुल कंप्यूटर बेस का यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। तो अभी तो आपके लिए टाइम, आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको देख सको, इसलिए आप यहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे आप हो और बहुत अच्छी जगह पे आप इसको देख रहे हो। यहाँ पे मैं पूरे का पूरा सिलेबस को रिविजन करा दूंगा। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो साइकिल होता है वो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर की प्रोसेस में ही काम करता है। देखो फेज क्या करता है, फेज का यह क्या करता है कि प्रोग्राम काउंटर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर किया गया होता है उसको क्या करता है, फेच करता है, और फेच करने के बाद वह रैम से उस डेटा को कहाँ लेके आता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके आता है। और डिकोड क्या करता है कि जो ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा आप कोड को समझने और आवश्यक जो कंट्रोल सिग्नल होता है उसको बनाता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास अ, आया है इंस्ट्रक्शन, वो क्या करेगा, डिकोड के द्वारा उसको आप कोड में बदला जाता है, और जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिग्नल होता है उसको बनाता है। फिर एग्जीक्यूट क्या करता है, एग्जीक्यूट किसके द्वारा था? एएलयू के द्वारा। अगर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है या लॉजिकल ऑपरेशन करना है तो एग्जीक्यूट वहाँ पे होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होते समय अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो इंटरमीडिएट रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा? बताओ, बताया था एक्यूमुलेटर में। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट होने के बाद जब आउटपुट निकल जाएगा तो कहाँ पे स्टोर करेगा? रैम में स्टोर कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा रीड राइट हेड द्वारा वांछित ट्रैक तक पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? इन हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड राइट हेड टू पोजीशन ओवर स्पेसिफाइड ट्रैक कॉल्ड? इसके ऑप्शन हैं सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, ट्रांसफर टाइम, एक्सेस टाइम। आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, बाकी मैं बता रहा हूँ। देखो जो सीक टाइम होता है वो क्या करता है कि जो हेड असेंबली आर्म को सही ट्रैक या सिलेंडर तक पहुंचाने में जो भी समय लगता है उसको सीक टाइम कहते हैं। बाकी डिस्क पर घूमने वाले सही सेक्टर को हेड को नीचे आने वाले लगा समय लेटेंसी कहलाता है। और ट्रांसफर टाइम की बात करें तो सेक्टर से डेटा पढ़कर सिस्टम तक भेजने वाले समय को क्या बोला जाता है? ट्रांसफर टाइम। और एक्सेस टाइम की बात करें तो इन सभी सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और ट्रांसफर टाइम का संयोजन, इन सभी का संयोजन क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है। सीक टाइम मैंने बताया कि सीक टाइम में क्या होता है कि जो असेंबली आर्म्स के हेड होते हैं, हाँ, उनको सही ट्रैक या सिलेंडर तक
पहुँचाने में जो समय लगता है उसे क्या बोलेंगे हम, सीक टाइम। जबकि लेटेंसी टाइम में मैंने क्या बोला कि डिस्क पर घूमने वाले जो सेक्टर्स होते हैं उन उसके हिट का नीचे आने में जो समय लगता है उसे लेटेंसी टाइम कहते हैं, या रोटेशनल डिले भी कहते हैं इसको। और ट्रांसफर टाइम क्या कहते हैं, जब सेक्टर से डेटा को पढ़ लिया जाता है और पढ़कर सिस्टम तक भेजा जाता है तो वो जो समय लगता है उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर टाइम बोला जाता है। और इन्हीं के संयोजन को, कम्बिनेशन को एक्सेस टाइम कहा जाता है। यह कब पूछा गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस मुख्य तकनीक और अवधारणा का विकसित किया गया है। विच कोर टेक्नोलॉजी एंड लॉजिक सिस्टम डिफाइन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो ऑप्शन हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूएलएसआई, फिर वैक्यूम ट्यूब एंड असेंबली भाषा, ट्रांजिस्टर एंड चुंबकीय कोर, केवल एसएसआई एंड एमएसआई आईसी टेक्निक। ठीक है, तो देखो जो वैक्यूम ट्यूब था यह फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जबकि ट्रांजिस्टर एंड चुंबकीय कोर यह सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। एसएसआई और एमएसआई की बात करें तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो आईसी का यूज किया गया था। जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें तो यह फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में विकसित किया गया है और यह अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे काम करता है। अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन आईसी चिप होती है, इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूएलएसआई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो एएलयू द्वारा किए जाने वाले गणितीय और तार्किक गणनाओं के मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करने वाला रजिस्टर कौन सा होता है। जबकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसका क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर राइट आंसर हो जाएगा। एक्यूमुलेटर क्या करता है, जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है तो ये इंटरमीडिएट रिजल्ट देता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। जबकि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसको, उसके एड्रेस को स्टोर करता है। और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है और उसे जो भी रीड और राइट किए जाने वाला है उसके मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है। जबकि इंडेक्स रजिस्टर क्या करता है, यह जो भी इफेक्टिव एड्रेस की गणना होने वाली है उसके एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2D बारकोड, 2 डायमेंशनल बारकोड का उदाहरण कौन सा है जो लंबवत और क्षैतिज दोनों दिशाओं में डेटा स्टोर करता है। विच ऑप्टिकल इनपुट मैट्रिक्स कोड इज एन एग्जांपल ऑफ 2D बारकोड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसके ऑप्शन है क्यूआर कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, EAN13 कोड और कोड 39 के ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो फिर मैं इसका एक्सप्लेन करूँ। तो देखो जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है यह वन डायरेक्शनल होता है। वन डायरेक्शनल लीनियर बार कोड होता है। क्या होता है, लीनियर बार कोड होता है। ओके, और ये कितने अंक का होता है, 12 अंक का होता है, 12 डिजिट का होता है। जबकि AN13 की बात करें तो ये क्या, यूरोपियन आर्टिकल नंबर है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। कितने का होता है, यह भी 1D है और ये 13 डिजिट का होता है। ठीक, अब कोड 39 की बात करें तो कोड 39 ये क्या है, बार कोड से रिलेटेड है लेकिन यह अभी 1D होता है। जबकि QR कोड ये क्या है, 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल होता है, इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों दिशाओं में हजारों कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, QR कोड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, पेन ड्राइव, SD कार्ड, SSD में किस प्रकार की नॉन वोलाटाइल सॉलिड स्टेट स्टोरेज तकनीक का प्रयोग होता है। विच नॉन वोलाटाइल सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पावर्स USB पेन ड्राइव, SD कार्ड, सॉलिड स्टेट पेन ड्राइव। इसके ऑप्शन हैं फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क एंड डायनेमिक रैम। ठीक है, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। चलो अब मैं बताता हूँ कि देखो जो मैग्नेटिक टेप होते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं या किससे बने होते हैं, ये मैग्नेटिक ऑक्साइड से बने होते हैं। ठीक, इनके प्लेट पर क्या लगा होता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड लगा होता है जिसको कि रीड किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में क्या लगे होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में लेजर बीम के द्वारा, अभी बताया था मैंने कि जो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं CD DVD हुआ,
तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए CD डीवीडी है, तो इसमें लेजर बीम गिरा जाते हैं, लेजर बीम गिरा जाएगा, तो इसमें पीट्स गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, तो गड्ढों द्वारा जैसे अब गड्ढे हो गए, बहुत सारे गड्ढे हो गए, तो जब गड्ढे हो गए हैं तो उन गड्ढों में जब प्रकाश पड़ता है, हाँ, ऑप्टिकल डिस्क मतलब इसमें ये किससे पढ़े जाएंगे, प्रकाश से पढ़े जाएंगे, लाइट से पढ़े जाएंगे। तो अब जब इसमें प्रकाश पड़ेगा तो जो ये गड्ढे हुए हैं उसमें तो सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, बाकी जो सरफेस है उसको सही से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, तो ये ऑप्टिकल डिस्क हो गया। फिर डायनामिक रैम की बात करें तो ये क्या होता है, डी रैम अभी बताया था मैंने, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, जबकि जो SSD है वो नॉन वोलाटाइल है। इसमें डेटा अगर स्टोर हो गया तो बिजली चली भी जाएगी तो भी जो डेटा इसमें स्टोर्ड है वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क में पिट्स एंड लैंड्स बने होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। बाकी मैग्नेटिक टेप में मैग्नेटिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है, और किसके ऊपर, प्लास्टिक रिबन के ऊपर। जबकि जो फ्लैश मेमोरी होते हैं ये सॉलिड स्टेट ड्राइव बिना घूमने वाले तकनीक पे बने होते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। और ये फ्लैश ड्राइव अभी बताया था मैंने कि ये EEPROM रोम का एडवांस वर्जन है। ठीक है, इसी के टेक्निक पर बेस तो आंसर हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर कि 64 बिट प्रोसेसर में 64 बिट शब्द का क्या तात्पर्य है। तो देखो 64 बिट प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि इसमें एक समय में 64 बिट डेटा साइकिल को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। मतलब ये एक बार में ही, एक समय में ही ये 64 बिट डेटा साइज मतलब डेटा साइकिल को ये प्रोसेस कर सकता है। तो ये डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता है, स्पेस की नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी अगर वैसे देखेंगे तो 2 की पावर 64 जिसका मतलब हुआ 64 एक्साबाइट के डेटा तक को यह एड्रेस कर सकता है। बाकी इसकी घड़ी की गति 64 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। तो यह क्लॉक गलत है, क्योंकि जो 64 बिट प्रोसेसर होता है उसको क्लॉक स्पीड में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्लॉक स्पीड हमेशा जो यह है ये गीगा हर्ट में मेजर की जाती है। किसमें, गीगा हर्ट में। और इसमें 64 बिट के कोर 64 कोर होते हैं। तो यह कोर काउंट करने का नहीं, बल्कि डेटा पाथ को काउंट करने के चौड़ाई, मतलब जो बस होंगे वो 64 बसेस इसमें लगे होंगे। 64 बिट प्रोसेसर का मतलब हो गया 64 बस उसमें लगा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CPU के इंटरनल रजिस्टर और डेटा बस का वर्ड साइज 64 बिट है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। ये आते हैं बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। बड़े इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट, कैड ड्राइंग और फ्लेक्स बैनर छापने हेतु विशेष आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता है। उस डिवाइस का क्या नाम है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो देखो इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, इसमें जो इंक होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और जो इंक निकलता है वो स्प्रे के फॉर्म में निकलता है और पेज छपचे जाता है। जबकि जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें टोनर और लेजर बीम के आधारित पर ये कार्य करता है। बाकी जो थर्मल प्रिंटर होता है, जब थर्मल प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें जो पिन होते हैं वह गर्म होते हैं, और जो पिन होते हैं गर्म होने के कारण जो इसमें जो कागज़ लगा होता है वो हीट सेंसिटिव होता है, और जब वो पिन उस पर गिरते हैं तो वो प्रिंट करता है। जैसे ATM में या बिलिंग मशीन में जो यूज होता है प्रिंटर, उसे क्या बोलते हैं हम, थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। और प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर के जरिए जो या वेक्टर ग्राफिक्स के आधारित डिवाइस है। मतलब ये डिवाइस ऐसा है जो वेक्टर ग्राफिक्स पे आधारित है, जिसमें पेन या स्टाइलिश को मूव करके बड़े बड़े आकार के कागजों द्वारा बिल्कुल सटीक रचनाएं खींची जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की मानक संग्रहण क्षमता, स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। 25 GB, 4.7 GB, 700 MB, 128 GB। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो जो ब्लू रे डिस्क होता है, सिंगल सिंगल ब्लू रे डिस्क, उनकी जो मानक क्षमता होती है वो लगभग लगभग 25 GB के आसपास होती है। कितने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 GB के आसपास। जबकि 4.7 GB ये किसका होता है, डीवीडी का, सिंगल डीवीडी का मानक क्षमता होता है। जबकि 700 MB किसका होता है, CD रोम का होता है। बाकी 128 GB यह किसका होता है, क्वाड ब्लू रे डिस्क का होता है। मतलब बोला जाए तो यह इसमें 4 ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी स्टोर हो सकती है। ठीक है,
तो बाकी जो ये सीडी होते हैं, सीडी कितने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 GB। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू के उस घटक का नाम क्या है जिसे कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिस या कंट्रोलर कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम देखेंगे। तो आप अगर आपको आंसर पता है तो बताइए। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कैश मेमोरी और बायोस में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ आप। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ। तो कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही क्या करता है, जो भी डेटा का फ्लो हो रहा है किसके बीच, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी के बीच, उसको कंट्रोल करता है। जबकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, यह अर्थमेटिक एंड लॉजिकल गणनाएं, कैलकुलेशंस करता है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन के अलावा क्या होगा, एंड और नॉट, मतलब लॉजिकल फंक्शन का यूज किया जाता है। जबकि कैश मेमोरी में क्या होता है, यह हाई स्पीड बफर मेमोरी है, जिसके थ्रू सीपीयू इंटरेक्ट करता है किससे, मेमोरी के बीच। तो अगर सीपीयू बार बार किसी चीज़ पर काम करता है तो उसमें वो क्या करता है कि उसका कुछ हिस्सा जो इंस्ट्रक्शन का कुछ हिस्सा कैश मेमोरी स्टोर हो जाता है, ताकि सीपीयू को बार बार रैम के पास ना जाना पड़े डेटा को फेच करने के लिए, वो कैश मेमोरी से ही डेटा को फेच कर ले। इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। बायोस क्या है, यह मदरबोर्ड पर मौजूद बूटिंग फर्मवेयर है। जबकि मैं, अगर आपको बायोस का बहुत ही अच्छे से जानना है कि बायोस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें लोड होती हैं, वो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 3 या 4, आर्किटेक्चर वाला। तो बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, यही होता है। ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 24, स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? अंडर विच इनपुट डिवाइस कैटेगरी डज ए स्मार्टफोन कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर फॉल? इसका आंसर है बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस एंड आउटपुट ऑडियो इनपुट डिवाइस। तो इसको तो एलिमिनेट करके ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस। ठीक। इसमें क्या होता है, जो भी ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन के या कोई भी पर्सन है, उसके उंगलियों के उभार का, जो उंगलियों के ऊपर उभार होता है, उसको स्कैन करके बायोमेट्रिक डेटा को स्टोर करता है। जबकि ऑप्टिकल मार्क इनपुट डिवाइस में क्या होता है, ये ओएमआर शीट को मापने, मतलब जांचने के लिए यूज किया जाता है। और पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, इसके थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जबकि ऑडियो इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि हम कंप्यूटर को किस फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में कोई भी इंस्ट्रक्शन या उसको इनपुट देना होता है, तो हम उस ऑडियो फॉर्म में देते हैं। जैसे माइक, माइक के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आधुनिक सीपीयू चिप के अंदर कौन सी कैश मेमोरी L1, L2, L3 सबसे तीव्र और सीधे कोर में एकत्रित रहती है? तो इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि L1, L2, L3 सबसे तीव्र कौन सी होती है, L1 सबसे तीव्र कौन सी हो जाएगी, L1। फिर उससे कम कौन होगा, L2। फिर उससे कम कौन होगा, L3। सब स्पीड की बात करें, तो स्पीड की बात करें तो सबसे अधिक स्पीड किसका रहेगा, L1 का, फिर L2 का, फिर L3 का। इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो सबसे अधिक L3, फिर L2, फिर L1। ठीक है। बाकी साइज की बात करें, आकार, आकार की बात करें तो सबसे अधिक बड़ा कौन होगा, L3, फिर L2, फिर L1। आई होप कि आपको ये, अगर पूछा जाएगा L2, L3, L3 से रिलेटेड, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस मैराथन क्लास को एंड करता हूँ। यह इस मैराथन क्लास का पार्ट 1 था। बाकी पार्ट 2 आपको कल कंप्लीट, जो ये हमने 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, एक चैप्टर आज खत्म किया, यह इंट्रोडक्टरी चैप्टर मैराथन था। बाकी जो 6 चैप्टर्स के बचे हुए 150 क्वेश्चन है, वो मैं कल पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा, और भी अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप इसको देखिए अच्छे से और रिविजन करते रहिए। साथ में कल आपको 7 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलना है। बाकी इस क्लास का जो 25 क्वेश्चन मैंने कराया, ये क्वेश्चन मैं कहाँ पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ पे उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं उसको उस पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब मिलते हैं कल पूरे 150 क्वेश्चन के साथ, लगभग लगभग 3 से 4 घंटे उसमें
आपके जाएंगे। और लेकिन ये है कि वो आप 3-4 घंटे पढ़ लेंगे तो कंप्यूटर से आने वाले क्वेश्चन जो कि 23 अगस्त को लोअर पीसीएस का होने वाला है, ठीक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। सब क्वेश्चन आप बहुत आसानी से करके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।